तो जैसा कि जानते हैं, आज हम लोग डायबिटीज के ऊपर जानने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि क्या वाकई में डायबिटीज एक इरिवर्सिबल डिजीज है। क्या वाकई में उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, आदमी को नॉर्मल नहीं किया जा सकता। इस चीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज होता क्या क्या है, क्यों है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसकी वजह है, और कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है। टीसीएम की मदद से, टीएंस की मदद से कैसे इसको रिवर्स किया जा सकता है। आप में से जो लोग टीएंस के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, वो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं जो अपनी डायबिटीज को खत्म करके, डायबिटीज को रिवर्स करके नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मल खाना खा रहे हैं और विदाउट मेडिकेशन नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो अब हम समझना समझना शुरू करेंगे सबसे पहले कि डायबिटीज होता क्या है। आप सब जानते हैं कि हम जीने के लिए खाना खाते हैं। खाना क्यों खाते हैं? तो हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं जो हमेशा चलती रहती है, ग्रोथ से रिलेटेड, सेल्स के डिवीजन से रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड, वो सारी प्रक्रियाओं के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए। और हमारे शरीर में जो एक्टिविटीज होती है और शरीर के द्वारा जो हम एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी और न्यूट्रिशन हमें खाने से मिले। तो खाने पीने में हम बहुत सारी चीजें लेते हैं जिसमें हम ग्लूकोज भी लेते हैं। वो डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में रहता है मेनली, और वो हमारी एनर्जी का मेन सोर्स होता है, सबसे प्रमुख सोर्स होता है। इसके अलावा जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में, लिवर में और मसल्स में भी स्टोर होता है, जिसको ग्लाइकोजन, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं, वो बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ जुड़ करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो डिपॉजिट होता है। उसका भी अपना अलग रोल है डायबिटीज के लिए। जो लिवर में जो स्टोर्ड ग्लूकोज होता है जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, उसका भी एक अपना अलग रोल है। आप सबको पता होगा कि रफली खाना खाने से पहले खाली पेट सुबह के टाइम जब ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट करते हैं और शुगर का लेवल अगर 80 के आसपास है तो उसको नॉर्मल लेवल माना जाता है, और नाश्ता करने के बाद 120 को नॉर्मल लेवल्स माना जाता है डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड के हिसाब से। जब शुगर लेवल इससे ऊपर जाने लगता है तो एक सिग्नल जाता है इन पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज में कई तरह के सेल्स होते हैं जिसमें एक बीटा सेल्स होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि जैसे वो सिग्नल मिले वो इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ा दे। इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाने से जो हमारे सेल्स हैं, मसल्स के सेल्स और लिवर के सेल्स और पूरी बॉडी में जो टिश्यूज और में जो सेल्स हैं, वो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है, इनटेक है, यूज है, वो ज्यादा करने लगते हैं और शुगर लेवल डाउन हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ग्लूकोज हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो वो बीमारी नहीं है। जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो एक सिग्नल जाता है पेनक्रियाज को कि इंसुलिन रिलीज करो। पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और वो भी ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करके हर सेल तक पहुंचता है। सेल तक पहुंचता है तो वो सेल के लिए एक सिग्नल है कि हाँ, एनर्जी आ गई, खाना आ गया। तो सेल में रिसेप्टर्स होते हैं, वो खुलते हैं और ग्लूकोज और इंसुलिन अंदर जाता है। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको आप एक छोटा सा जनरेटर बोल सकते हैं। वो पावर प्लांट है सेल का। वो उस इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जिसकी वजह से हमें कोई भी काम करने के लिए एनर्जी मिलती। तो ये है टोटल प्रक्रिया। आपने खाना खाया, बहुत सारे खाने पीने की चीजों में ग्लूकोज होता है, खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज आपके ब्लड में गया, ब्लड में घूमता रहता है वो। उससे पेनक्रियाज को सिग्नल मिला, पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, इंसुलिन जाकर के इंसुलिन रिसेप्टर्स के थ्रू सेल के अंदर गया। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसने इंसुलिन की मदद से क्या किया, आपके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट किया और उससे आप अपने काम की चीजें करते हैं। इसके अलावा कुछ ग्लूकोज जो होता है वो लिवर में स्टोर होता है। वो स्टोर कब स्टोर, लिवर में और मसल्स में स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म। वो इसलिए कि कभी जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं और आपका शुगर लेवल फॉल होने लगता है, तो ये लिवर आपके ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की कमी को पूरा कर देता है, जिससे आपकी एनर्जी लेवल
डाउन नहीं होने पाती। तो जब आपने इतना समझा तो आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज होने के क्या क्या वजह हो सकती है। अब डायबिटीज होने की क्या क्या वजह हो सकती है उसको मोटे तौर पे बात करेंगे। तो डायबिटीज को दो तरह के, दो टाइप्स में ब्रॉडली माना गया है, और एक तीसरा भी होता है। पहला टाइप है टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा है डायबिटीज टाइप 2 या डायबिटीज मेलिटस, और एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज जो प्रेगनेंसी के दौरान, जो प्रेगनेंसी के दौरान। तो जो टाइप 1 डायबिटीज है उसको इन्फेंट्स में, बच्चों में होने वाला डायबिटीज भी कहा जाता है। वो ज्यादातर बचपन में ही उसके लक्षण सामने आ जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में ये पैदाइशी भी होता है, बहुत ही कम केसेस में ये बाद में भी होता है। इसकी वजह क्या क्या हो सकती है? तो कुछ केसेस में तो वजह होती है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का डेवलपमेंट होता है पेट के अंदर, तो पेनक्रियाज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है या फंक्शनल नहीं होता है, तो उस वजह से इंसुलिन बनता नहीं है, या थोड़ा बहुत कुछ टाइम बनने के बाद बनना बंद हो जाता है, पेनक्रियाज अपना काम करना बंद कर देता है। और जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, उसमें बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं। जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें धीरे धीरे ग्रेजुअली इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता जाता है, लेकिन मेनली उसकी शुरुआत इंसुलिन इंटॉलरेंस से होती है। इंसुलिन इंटॉलरेंस क्या होता है और कैसे उसका प्रोग्रेशन होता है डायबिटीज में, उसको भी समझेंगे। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज है वो होता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, खासतौर पे प्लेसेंटा वगैरह में। तो उस हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी इंसुलिन इंटॉलरेंस हो जाता है, और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी अगर उसके साथ एडअप हो जाएं तो जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और जेस्टेशनल डायबिटीज के ठीक होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। सबसे ज्यादा पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज के। तो पहले टाइप 2 डायबिटीज को समझे कि इंसुलिन इंटॉलरेंस क्या होता है। कि जब आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल राइज करने लगता है नॉर्मल लेवल से, और आपके पेनक्रियाज को एक सिग्नल जाता है इंसुलिन रिलीज करने का, तो उसने इंसुलिन रिलीज कर दिया। लेकिन अगर आपके सेल्स, खासतौर पे आपके बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है उसमें जो मसल्स है, टिश्यूज है, उसके सेल्स, लिवर के सेल्स, ये उस इंसुलिन की वजह से मिलने वाले ग्लूकोज को और इंसुलिन को ठीक से यूटिलाइज नहीं करते। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? वजह क्या क्या हो सकती है? कि आपके सेल्स को एनर्जी की जरूरत ही नहीं, यानी आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो एक रीजन है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल से डायबिटीज ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद अगर आप ओबीज हैं, ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी दूसरा फैक्टर है जिसकी वजह से इंसुलिन इंटॉलरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि आपके सेल्स के ऊपर फैट की लेयर जम जाती है। तो जब सेल्स के ऊपर फैट की लेयर जम जाती है तो रिसेप्टर खुलते तो है सेल के जिसके थ्रू इंसुलिन अंदर जाएगा, लेकिन इंसुलिन जितनी मात्रा में सेल तक पहुंचना चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। तो इसकी वजह से जो ग्लूकोज है वो भी कम मात्रा में यूटिलाइज हो पाता है, और वो ब्लड स्ट्रीम में बचा रह जाता है। तो ऐसे केसेस में, इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि पेनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में जब आपकी बॉडी में इंसुलिन इंटॉलरेंस शुरू होता है तो पेनक्रियाज की कैपेसिटी जितनी होती है वो ज्यादा इंसुलिन बनाता है, ज्यादा बनाता है, ज्यादा बनाता है। तो उसकी वजह से तो शुगर लेवल एडजस्टेड रहता है। लेकिन पेनक्रियाज की भी अपनी क्षमता होती है, उसमें बीटा सेल की संख्या होती है। तो जब उसकी क्षमता धीरे 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 घटने लगती है तो शरीर की डिमांड के मुताबिक वो इंसुलिन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से वो जो इंसुलिन इंटॉलरेंस है वो डायबिटीज के लेवल में पहुंच जाता है। अब डाइजेस्टिव रीजन्स पे आते हैं। अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है, या आपका फैटी लिवर है, लिवर में फैट जमा हो गया है, तो ग्लाइकोजेन ठीक से स्टोर नहीं होता। यानी
आपके ब्लड में जो शुगर का एक्स्ट्रा लेवल, ग्लूकोज का जो एक्स्ट्रा लेवल होता है, उसको लिवर पूरी तरह से स्टोर नहीं करता। तो स्टोर नहीं करने की वजह से जितना ब्लड में से ग्लूकोज लिवर को ले लेना चाहिए वो नहीं लेता है, वो एक्स्ट्रा रहता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म बिगड़ने की वजह से जब आप बहुत देर तक खाना नहीं खाते हैं तो लिवर में जो स्टोर्ड शुगर है, ग्लाइकोजन है, उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होना चाहिए, वो प्रक्रिया भी ठीक से नहीं होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये उल्टा काम करता है, स्टोर करने की बजाय वो हमेशा रिलीज, स्टोर होता ही नहीं। अगर स्टोर शुगर रिलीज होने लगे तो वो ब्लड शुगर लेवल्स को और भी बढ़ा देगा। इसके बाद छोटे मोटे और भी कारक हैं जो डायबिटीज होने के कारण हैं, जैसे स्ट्रेस और हार्मोनल चेंजेस। इसके अलावा एक रीजन है कि बहुत सारे मेडिसिन हैं, जैसे एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो रुमेटाइड आर्थराइटिस वगैरह हो जाता है उसके इलाज के लिए लेते हैं, या कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज में जो ड्रग्स लेते हैं, बहुत सारा पेन किलर्स लेते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से भी डायबिटीज ट्रिगर हो सकता है। अगर आपके खान पान में, बहुत सारे लोगों को लगता है, ऑफन ये धोखा होता है कि अगर खान पान में बहुत ज्यादा कोई मीठा खाता है तो क्या वो शुगर का कारण बन सकता है? बन सकता है, अगर उसके साथ साथ फिजिकल इनएक्टिविटी हो, मतलब लाइफस्टाइल बहुत ही सीडेंटरी हो और डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म सही नहीं। अगर डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म सही हो तो आपके शरीर में फैट कम जमा होगा, शुगर का स्टोरेज और रिलीज प्रॉपरली होगा। जो एक्सेस शुगर आप खाने से लेते हैं, खाने में लेते हैं, जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, उसको लिवर डिस्कार्ड करेगा, इंटेस्टाइन डिस्कार्ड करेगा और वो बाहर निकल जाएगा बॉडी से। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो जो एक्सेसिव ग्लूकोज आपने लिया है जो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज बना, ग्लूकोज आपकी बॉडी में गया, वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए जो एक्सेस है, वो अगर ठीक टाइम से नहीं निकल पाता है तो कई बार वो वापस से डाइजेशन प्रोसेस में आता है, बॉडी एक्स्ट्रा ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये इतनी सारी वजह है जिसकी वजह से शुगर हो सकता है। उसके अलावा जेनेटिक रीजंस भी होते हैं, कुछ एक जीन्स भी हैं जो डायबिटीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं वंशजों में। फादर है को है तो उसके बेटे को, उसके बेटे को, या मदर को है तो उसके बेटे को, इस तरह से जेनेटिकली भी डायबिटीज ट्रांसफर होता है। उसके अलावा ऑटो इम्यून रीजन्स होते हैं, जब आपके अपने इम्यूनिटी सेल ही आपके पेनक्रियाज को डैमेज करने लगते हैं तो भी डायबिटीज होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज माना जाता है, क्योंकि उसमें पेनक्रियाज फिर फंक्शनल नहीं रह जाता और इंसुलिन बनता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इतने सारे रीजन हैं, अगर हम मोटे तौर पे समझें तो डायबिटीज के। बहुत ज्यादा साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स में मैं कोशिश करूंगा कि ना जाऊं, ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सकें। तो अगर हम इन रीजन्स को सम अप करें तो बेसिकली हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि डायबिटीज ना हो। लेकिन इन सब के अलावा, ये तो हो गया जो एक वेस्टर्न मेडिसिन या जो का कोई भी मेडिकल साइंस है वो जिस तरह से डायबिटीज को देखता है। लेकिन इसके अलावा जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में जो एक डिफरेंट अप्रोच है एनर्जी के बैलेंस का, यिन और यान के फ्लो का, मेरिडियन फ्लो का, उसमें भी एक डायबिटीज का रीजन। ब्लड शुगर आपको कब होगा, शुगर लेवल कब बढ़ेगा? जब आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज्यादा है और उसका सिग्नल जाता है पेनक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए, और पेनक्रियाज इंसुलिन सफिशिएंट नहीं बना पाता, या इंसुलिन आपकी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती। लेकिन क्या होगा अगर वो सिग्नल ही ठीक से पेनक्रियाज को ना मिले?
जो सिग्नल ब्रेन ट्रांसमिट कर रहा है पेनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करने के लिए, अगर वो सिग्नल ना मिले, मैंने आप लोगों को एक चार्ट कई बार दिखाता हूं, जो फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं मैं। यू ऑल मस्ट हैव सीन दिस चार्ट। ये आप देख सकते हैं कि अगर किसी के थोरेसिक स्पाइन में T5, T6, T6, T7, T8, T8, T9, खास तौर पे T7, T8, इसके बीच में अगर कंप्रेशन होता है, नर्व्स कंप्रेस होते हैं किसी वजह से न, जो डिस्क में हर्निएशन हो गया, डिस्क डिजेनरेट हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, या स्पाइन में कोई इंजरी हो गई किसी भी वजह से, तो आप देख सकते हैं कि इन नर्व्स के बीच से, इन जो इंट्रावर्टेब्रल स्पेस है उसके बीच से वो नर्व रूट्स निकलते हैं जो पेनक्रियाज को सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेनक्रियाज भी, पेनक्रियाज को सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर नर्व में कंप्रेशन हो जाए तो क्या होगा? ब्रेन सिग्नल तो देगा पेनक्रियाज को कि इंसुलिन बनाओ, वो सिग्नल या तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, या मार्जिनली पार्शियली पहुंचेगा, या लेट से पहुंचेगा। इन सारे ही केसेस में पेनक्रियाज का जो एक्शन होना चाहिए ब्लड ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज लेवल बढ़ने के बाद, वो सही से नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक वजह बनता है डायबिटीज का। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन द रीजंस कि क्या क्या चीजें, सिंस इसको आपने सुना होगा कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है, और इसको एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह से ये होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसको सुधारा कैसे जा सकता है। तो हम सबसे पहले जो इसका जो टाइप 1 डायबिटीज है वो आपके हाथ में नहीं। टाइप 1 डायबिटीज को कैसे ट्रीट करना है उसके लिए भी हम बात करेंगे, बट मोस्ट कॉमन डायबिटीज है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। जब भी किसी पर्सन को टाइप 2 डायबिटीज हो तो उसके लक्षण क्या क्या, डायबिटीज के मोस्टली लक्षण, डायबिटीज में लक्षण तीनों में ही ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। तो लक्षण क्या क्या होते हैं? थकान महसूस होती है, वीकनेस महसूस होती है, एनर्जी लेवल्स, क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है एनर्जी बनाने के लिए, तो एनर्जी लेवल्स लो महसूस होते हैं, बार बार प्यास लगती है, और बार बार यूरिनेशन का मन करता है, और विजन ब्लड होने लगता है, धुंधला दिखने लगता है, ब्लड विजन हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब शुरुआत हो, तो अब दिन में कई बार ऐसा होता है, फिर हम नॉर्मल फील करने लगते हैं, पूरे दिन ऐसा नहीं रहता। ये इंडिकेट करता है कि आपको इंसुलिन इंटॉलरेंस शुरू हो चुकी है। तो सचेत होना चाहिए, और फिर शुगर लेवल्स पे नजर रखना शुरू कर देना चाहिए, और लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? हेल्दी डाइट लेना, खाने में कार्बोहाइड्रेट को कम रखना, और फाइबर को बढ़ाना। फाइबर को अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रोसेस थोड़ा सा डिले होगा, और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन भी प्रॉपरली होगा, तो शुगर लेवल्स को मैनेज करने में वो हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा शुगर रिच जो जिस मीठा खाना जिसमें ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, उसको अवॉइड करना, बंद नहीं करना, अवॉइड करना। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, कैलोरी बर्निंग, वर्कआउट करना या वॉक करना, जॉगिंग करना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना, ताकि आपकी बॉडी पे एनर्जी के कंजम्पशन का लोड बढ़े, और एनर्जी का कंजम्पशन का लोड बढ़े तो वो ज्यादा ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करे, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, तो उसकी वजह से हर सेल तक ग्लूकोज पहुंचे। कई बार
मान लीजिए कि आपके शरीर में 100 बिलियन सेल्स है। 100 बिलियन सेल्स, ऐसा इतना नहीं है, लेकिन मैं इजी कैलकुलेशन की वजह से, और 100 बिलियन सेल्स के लिए 100 बिलियन ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज सेल्स भी हैं, और एक एक ग्लूकोज सेल हर सेल के हिस्से का है, जो उससे वो एनर्जी लेगा। लेकिन 100 बिलियन सेल तक वो 100 बिलियन ग्लूकोज के सेल कैसे पहुंचेंगे? या उसके साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करने के लिए जो इंसुलिन जाएगा, उसके सेल कैसे पहुंचेंगे? वो पहुंचेगा ब्लड सर्कुलेशन। अब मान लीजिए आपके शरीर में ब्लड का जो माइक्रो सर्कुलेशन है वो पुअर है। प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन केवल 70 बिलियन सेल तक होता है। तो जो 30 बिलियन सेल है, उनको ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, तो ठीक से वहां तक ग्लूकोज नहीं पहुंचेंगे, इंसुलिन नहीं पहुंचेगा, तो वो ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा। तो वो जो 30 बिलियन सेल है वो कहाँ जाएगा? वो आपके ब्लड स्ट्रीम में ही रह जाएगा, और वो हो जाएगा एक्स्ट्रा। तो ब्लड सर्कुलेशन, खासतौर पे ब्लड का माइक्रो सर्कुलेशन का भी अहम रोल है इंसुलिन इंटॉलरेंस को ब्रेक करने के। तो शुरुआती लेवल में अगर आप फिजिकल वर्कआउट शुरू कर देते हैं, और आपको फिजिकल, जब शुरुआती लेवल में आप फिजिकल वर्कआउट शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है, तो आप डायबिटीज के चक्र में फंसने से बच सकते हैं। लेकिन कई बार समस्या क्या आती है कि जब लोगों को शुरुआती लेवल पे ही डायबिटीज हो, लेकिन जब डायबिटीज होता है तो सबसे पहले क्या होता है? इंसु जो एनर्जी लेवल्स लो हो जाती है, थकान रहती है। एनर्जी लेवल्स लो होने की वजह से वर्कआउट इंसान कर नहीं पाता है। थोड़ा सा वर्कआउट करता है, तुरंत थक जाता है, तो वो छोड़ देता है। और अगर वर्कआउट करता भी है, वर्कआउट करने में लोग नॉर्मली क्या करते हैं? जिम जाते हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, या पार्क वगैरह में जाकर के, या स्ट्रीट में जाकर के जॉगिंग वगैरह, रनिंग वॉक वगैरह करते हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर ये सब नहीं हो पा रहा है, एनर्जी लेवल्स लो होने की वजह से, वजन बहुत ज्यादा होने की, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा, मान लो 100 किलो है, 90 किलो है, 2-4 दिन उसने जाकर के जॉगिंग या ट्रेडमिल पे रनिंग की, उसकी सांस फूलने लगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, सांस फूलने लगी, या वजन की वजह से उसके घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया, एंकल में दर्द होना शुरू हो गया, कमर में दर्द होना शुरू हो गया, तो क्या वो वर्कआउट कंटिन्यू कर पाएगा? तो वो छोड़ देगा। वो सोचेगा पता चला शुगर तो ठीक हुआ नहीं, घुटने और खराब हो गए, तो वो क्या करेगा? छोड़ देगा। और एनर्जी लेवल ही नहीं है तो और उतना वजन उठा करके तो और भी नहीं दौड़ पाएगा। और अगर वो किसी तरह से मैनेज कर भी लेता है, तो उससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन तो इंप्रूव इंप्रूव होगा, लेकिन लीनियर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, माइक्रो सर्कुलेशन उतना प्रॉपरली इंप्रूव नहीं होगा जब तक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करे। और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना 99% शुगर के पेशेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस केस में आपके पास सबसे बड़ा हथियार है टीएन्स का ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। जो टीएन्स का ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन है, वो डायबिटीज पे कैसे कैसे काम करता है? आप सब जानते हैं टीएन्स के ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन में 4 तरह की थेरेपी एक साथ होती है। वन इज हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की वजह से टीएन्स के ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन पे 15 मिनट खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर। तो दो चीजें बढ़ती है उससे, कैलोरी बर्निंग और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। माइक्रो सर्कुलेशन को वो इंप्रूव करता है, आपके हर सेल तक ऑप्टिमम ब्लड पहुंचाता है। क्योंकि जब वो ब्लड को सर्कुलेट करता है तो ये स्पाइरल मोशन में करता है, और स्पाइरल मोशन में सर्कुलेट होने की वजह से जब खून गोल गोल घूमता है चक्रवात की तरह,
तो अगर कहीं कोई ब्लॉकेज है जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो वो उसको भी क्लीन करते चलता है। ब्लड की विस्कोसिटी को भी मैनेज करता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो, माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर हो जाता है, और ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ जो है बॉडी में वो बढ़ जाता है। ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बढ़ने का मतलब है ग्लूकोज और इंसुलिन का डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बढ़ना। दूसरा, जब आप ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन को यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, इसमें एक प्लेट होता है जो आपके पैरों के रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर पॉइंट चार्ट के हिसाब से बनाया गया है, और उस पे खड़े होने का जो प्रेशर होता है वो एग्जैक्ट प्रेशर उसको चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि उनका फंक्शन स्टिमुलेट हो। जो मेरिडियंस होते हैं उसके जो रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स पॉइंट्स होते हैं, रिफ्लेक्स एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, उसको वो स्टिमुलेट करता है। उस स्टिमुलेशन की वजह से आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन, आपके पेनक्रियाज और आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो शरीर से बचा हुआ खाना बाहर निकालने वाला, ये तीनों ही चीजें एक्टिवेट होती हैं। ये तीनों चीजें एक्टिवेट होती हैं तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है। डाइजेशन प्रॉपर होने लगता है तो आपका जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है, डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म है, वो इंप्रूव होता है। दूसरा, आपका पेनक्रियाज ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि पेनक्रियाज का भी उसमें पॉइंट है, और पेनक्रियाज को खुद भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब पेनक्रियाज को ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसमें नए सेल्स का रिजेनरेशन बढ़ता है, जिससे बीटा सेल बढ़ने लगते हैं और उसकी इंसुलिन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती। और तीसरा, आपको अगर कोई कॉन्स्टिपेशन या बॉवल मूवमेंट में कुछ इश्यू है तो वो उसको भी ठीक करता है, कॉन्स्टिपेशन से भी राहत देता है, तो शरीर में एक्सेसिव ग्लूकोज के अटकने के चांसेस नहीं होते। इसके अलावा जो इसका हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन फीचर है, वो आपके शरीर से धीरे धीरे फैट को, वजन घटाने का भी काम करता है बीसीएम मशीन। तो धीरे धीरे शरीर से, वैसे वजन तो अगर 4-5 किलोमीटर कोई जॉगिंग भी करे तो भी कम होगा, लेकिन हम उस केस में बात कर रहे हैं कि जो वो नहीं कर पा रहे किसी वजह से, और या रेगुलर नहीं कर पा रहे, या इफेक्टिवली नहीं कर पा रहे, या कर तो पा रहे हैं, 5 किलोमीटर दौड़ के आ रहे हैं, उसके बाद इतनी भूख लग रही है कि खुद खूब दबा के खा ले रहे हैं, मतलब जितना दिया उतना पाया, बात खत्म, हिसाब बराबर। तो जब आप बीसीएम करना शुरू करते हैं तो आपको, आपके शरीर से जो एक्सेस फैट है वो धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। तो उसकी वजह से सेल्स के ऊपर जो फैट का अकोमुलेशन होता है वो हटता है, तो रिसेप्टर्स प्रॉपरली खुलते हैं और इंसुलिन प्रॉपरली सेल के अंदर एंटर कर पाता है। इसके अलावा लिवर में से भी, आप जानते हैं कि फैटी लिवर के पेशेंट्स को भी हम बीसीएम की थेरेपी देते हैं ताकि उनका फैटी लिवर ठीक हो। इवन फैटी लिवर ग्रेड 2 भी ये 3 से 4 महीने में ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है, और ऐसे कई सारे रिजल्ट हुए हैं, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। तो जब लिवर में से भी वो फैट हटाना शुरू कर देता है और लिवर की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर थेरेपी और फैट के रिमूवल की वजह से, जब लिवर की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है, लिवर डिटॉक्सिफाई भी होता है, तो उसकी वजह से जो लिवर शुगर को स्टोर करता है, एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज जो होता है उसको स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, वो प्रक्रिया भी इंप्रूव हो जाती है। यानी शुरुआती लेवल में बिना किसी एक्स्ट्रा मेडिसिन के, केवल लाइफस्टाइल इंप्रूव करके और बीसीएम का इस्तेमाल करके भी शुगर को मैनेज किया जा सकता है विदाउट मेडिकेशन, शुरुआती लेवल। अब आता है कि जब शुरुआती लेवल नहीं है, बहुत टाइम हो चुका है, शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है और इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, तो क्या करेंगे? उस केस में जब हम लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो लाइफस्टाइल में डाइटरी हैबिट ही नहीं है केवल, या केवल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपके जो खाने पीने सोने जगने का डिसिप्लिन है वो भी है। आप सबको पता है, जो जिन लोगों ने एमडीएम कोर्स किया उनको पता होगा कि हमारे शरीर में
कौन सी प्रक्रिया कब होगी और कौन सा ऑर्गन कब रिपेयर होगा, वो भी एक टाइम टेबल बना हुआ है। प्रकृति ने, कुदरत ने टाइम टेबल बना हुआ है। कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं तो एक्चुअली आपको डायबिटीज को ठीक करने के लिए केवल नेचर के करीब जाना है। तो नेचर ने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है कि आपका लिवर कब रिपेयर होगा, पेनक्रियाज कब रिपेयर होगा, आपके इंटेस्टाइन कब रिपेयर होंगे, आपका स्टमक कब रिपेयर होगा, आपका ब्लड कब बनेगा, आप में एनर्जी लेवल कब हाई होगा। तो ये सारी चीजें फिक्स्ड है टाइम। लेकिन हमारी लाइफस्टाइल जब बिगड़ती है तो एक चीज सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, वो है खाने पीने का टाइम। और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है वो है सोने और जगने का टाइम। है या नहीं है? ऑफिस जाने का टाइम नॉर्मली बिगड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें तो आपका अपना बस चलता नहीं है। आप नौकरी पेशा हो या बिजनेसमैन हो या दुकानदार हो, ऐसा तो नहीं कर सकते कि जब मन हुआ जाएंगे, जब मन हुआ आएंगे। एक टाइम टेबल तो आप फॉलो करते ही है। लेकिन बिगड़ता क्या है? आपके खाने पीने का टाइम बिगड़ जाता है और आपके सोने का टाइम बिगड़ जाता है। बहुत देर तक जगना, देर से रात को खाना खाना, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म खराब होता है। डाइजेस्टिव मेटाबॉलिज्म खराब कैसे होता है कि कुछ एक प्रक्रियाओं के लिए, पाचन के लिए, इंसुलिन के रिलीज के लिए, ये सारी चीजों की प्रक्रियाओं के लिए ब्रेन ने बॉडी के साथ एक टाइम टेबल सेट किया हुआ होता है। ब्रेन को जब आप कुछ दिनों तक, मान लीजिए आप रोज सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, 2 बजे लंच करते हैं और शाम को फिर 8 बजे डिनर कर लेते हैं, तो कुछ दिनों के बाद बॉडी का एक रूटीन सेट हो जाता है। और बॉडी का रूटीन सेट होने के बाद शरीर में वो प्रक्रिया ऐसे ही होने लगती है कि हाँ इतनी देर, इतने बजे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनने शुरू होंगे, डाइजेशन की खाना आ जाएगा, डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, इतनी देर में उसमें से ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होगा, इतनी देर के लिए वो बढ़ा हुआ रहेगा, फिर इस टाइम पे इंसुलिन बनना शुरू होगा। तो इस तरह से सिग्नल्स अपने सही ढंग से काम करते हैं। लेकिन सपोज करो आप किसी दिन 2 बजे लंच करते हो, किसी दिन 12 बजे लंच करते हो, किसी दिन 3 बजे करते हो, किसी दिन 4 बजे करते हो, किसी दिन करते ही नहीं हो। किसी दिन 10 बजे आपका डिनर होता है, किसी दिन 11 बजे होता है, किसी दिन 8 बजे होता है, किसी दिन ब्रेकफास्ट 8 बजे होता है, किसी दिन 11 बजे होता है, किसी दिन होता ही नहीं है। तो ऐसे में बॉडी को क्या हैबिट लगेगी और ब्रेन को क्या टाइम टेबल डिसाइड करना चाहिए बॉडी में, ये एंजाइमिक और हार्मोनल सिक्रीशन के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स हो पाएगा? पता चला पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज तो करेगा, लेकिन जब तक वो रिलीज करेगा तब तक आपका ग्लूकोज लेवल बना ही नहीं है, बढ़ा ही नहीं है बॉडी उसमें, ब्लड स्ट्रीम में। या बढ़ गया, सेल्स तक घूम करके 2-4 चक्कर लगा के आ गया, उसके बाद इंसुलिन कभी लेट से बन रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स कभी लेट से बन रहे हैं, कभी पहले बन रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं उसको आपको नियंत्रित करना हो। आपके खाने पीने के टाइम को एक नियत समय पे लाना हो, अगर आप डायबिटीज से पूरी तरह से छुटकारा चाहते हैं, पूरा तरह से रिवर्सल चाहते हैं तो। दूसरी चीज, बॉडी के हर ऑर्गन को रिपेयर के लिए, सिंस आपको इंसुलिन इंटॉलरेंस है या डायबिटीज शुरू हो गई है, तो आपके पेनक्रियाज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, बीटा सेल को ज्यादा इंसुलिन रिलीज करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली कोई भी ज्यादा काम करेगा ऑर्गन तो वो ज्यादा थकेगा, उसको ज्यादा नुकसान होगा, उसके सेल्स ज्यादा डेड होंगे, तो उसको रिपेयर भी ज्यादा चाहिए। अब जब एक निर्जीव चीज है, गाड़ी, बाइक, स्कूटर, कार, अगर आप उसको ज्यादा चलाते हैं तो ज्यादा जल्दी जल्दी सर्विस कराना पड़ता है या नहीं? तो वैसे ही अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन ज्यादा काम कर रहा है, जितना उसको नॉर्मली करना चाहिए उससे ज्यादा आप उससे काम ले रहे हैं, तो उसको रिपेयर की जरूरत भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन आप टाइम से सो ही नहीं रहे हो, टाइम से रात का खाना ही नहीं खा रहे हो, प्रॉपर बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, तो बेचारा रिपेयर कैसे हो? जब उसका रिपेयर का टाइम हुआ तभी पता चला आपने खाना खा लिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, वो आराम करने के लिए चादर बिछा करके, एसी चला करके, आपका पेनक्रियाज लेटा है बिस्तर पे कि घंटी बज गई, चलो 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 इंसुलिन बजाओ, बनाओ। वो धरफड़ा के उठा, बेचारा चादर वादर फेंक करके इंसुलिन बनाने के काम पे लग गया।
उसके बाद क्या हो गया, उसकी नींद उड़ गई, और तब तक उसका रिपेयर का टाइम निकल गया। उसने सोचा चल कल हो जाएगा रिपेयर, कोई बात नहीं, एक आध दिन चलता है। कल फिर से वही हाल। उसने अपना थोड़ा बहुत टाइम शिफ्ट किया रिपेयर का, मेटाबॉलिक एडजस्टमेंट पॉलिसी के तहत। आपने भी अपना खाने का टाइम एडजस्ट कर दिया। वो कभी जल्दी करता है तो आप जल्दी कर लेते हो, कभी देर से करता है आप भी और उससे देर से कर लेते हो, आप उसको बेचारे को आराम ही नहीं करने दे रहे हो। तो क्या करेगा, मान लीजिए कि एक हस्बैंड वाइफ है, घर में रहते हैं, सारा काम खत्म करके वाइफ बिस्तर पे आराम करने जाए, तभी हस्बैंड ऑफिस से वापस आए, घंटी बजाए, बोले उठो उठो चाय बनाओ मेरे लिए। तो कितने दिन बर्दाश्त करेगी, एक दिन तो बेलन फेंक के मारेगी ही ना। तो वही पेनक्रियाज करता है आपके साथ, कितने दिन झेलेगा, रूठ जाता है। मैं नहीं बना रहा इंसुलिन, जाओ जो करना है कर लो। इंसुलिन बनाना बंद कर देता है, तब आपको फिर इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। तो बेहतर है कि आप पेनक्रियाज को, लिवर को, डाइजेस्टिव सिस्टम को रिपेयर होने के लिए भी टाइम दीजिए। उसके लिए आपको खाने का डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए, टाइम से सोना भी। तो शुगर के पेशेंट को सोने का भी डिसिप्लिन फॉलो करना है, और उसके बाद बॉडी की सफाई भी प्रॉपरली होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका शुगर मैनेज हो, तो आपको खाने में फाइबर बढ़ाना होगा। फाइबर बढ़ाएंगे तो उसको शरीर से वो गंदगी को लेके निकलेगा तो, लेकिन निकले कैसे अगर आप पानी का इंटेक कम है तो। इसलिए शुगर के पेशेंट के लिए पानी का इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पेशेंट्स को बोल देते हैं आप 3 लीटर पानी तो कम से कम पियो डेली। वो सोचता है डॉक्टर साहब ने बोला है, सुबह उठ करके बैठ जाता है, एक बोतल उठाता है और घूंट घूंट करके 5-7 मिनट में पूरी बोतल खाली। हाँ, कोटा पूरा, एक बोतल हो गया, सुबह का कोटा हो गया। फिर दोपहर में बैठेगा, एक बोतल पी लेगा, शाम को बैठेगा, एक बोतल पी लेगा, खुश हो जाएगा, बोला 3 बोतल पानी पिए। बट एक ही टाइम पे हमारी बॉडी के वाटर यूटिलाइजेशन की भी कैपेसिटी है। अब 1 घंटे के अंदर में 200-300 ml से ज्यादा पानी पिएंगे तो उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएगी बॉडी, वो सीधा सीधा ब्लैडर में जाएगा, आप फिर टॉयलेट के चक्कर लगाते फिरेंगे। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको नियत करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक स्टेज आता है जब आपके पेनक्रियाज को इंटेंस रिपेयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बेचारा एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाते बनाते बनाते, बहुत सारी दवाइयां भी है वो ऐसे ही काम करती है। अगर मैं आपको एक सामान्य भाषा में समझाऊं तो आपने, आजकल तो चलती नहीं है लेकिन आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में घोड़ा गाड़ी चलती थी, तांगा, टमटम, देखा है, इक्का, खड़खड़ा, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम है उसके। उसको घोड़ा खींचता था, तो वो घोड़े को चारा भी तो देना पड़ता था, लेकिन जब वो घोड़े को भूख लगने लगती थी तो वो स्लो डाउन, वो चलेगा नहीं ठीक से। तो ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कहीं भी रुक करके सवारी बैठी हुई है और उसको बसंती धन्नों को कहीं भी घास खिलाने लगेगी। तो या तो वो गांव पहुंच के खिलाएगी या रेलवे स्टेशन पे खिलाएगी। तो बीच में अगर घोड़ी स्लो होने लगी धन्नो, तो बसंती क्या करेगी, चाबुक मारेगी, चल मेरी धन्नो। वो चाबुक के डर से फिर से बसंती दौड़ने लगेगी। लेकिन जब वो स्टेशन या गांव पहुंच जाएगी तो उसको घास खिलाएगी। अगर बसंती उसको घास ना खिलाए या चना ना खिलाए या चारा ना खिलाए, केवल चाबुक मारते रहे, तो धन्नो कितनी देर दौड़ेगी। एक टाइम आएगा जब वो बेहोश होकर गिर जाएगी या मर जाएगी। तो जब हम बहुत ज्यादा मेडिकेशंस लेते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे पेनक्रियाज के ऊपर चाबुक जैसा काम करता है। पेनक्रियाज कम इंसुलिन बना रहा है, वो कैटलिस्ट का काम करता है, वो उसको प्रेरित करता है, नहीं तू कर सकता है, यू कैन डू इट, और बनाओ। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपके अपलाइन करते हैं ना, यू कैन डू इट, और पीवी करो। खैर उसमें आपका भी भला होता है,
लेकिन यहां पे जो दवाइयां आपके पेनक्रियाज के साथ करती है उसमें पेनक्रियाज का भला नहीं होता। वो मोटिवेट तो करते हैं, कैटलाइज तो करते हैं, इंसुलिन अपनी कैपेसिटी से बढ़ के बेचारा उसको जो रिपेयर चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जितनी उसकी रिपेयर की कैपेसिटी है, जितनी उसकी वर्किंग कैपेसिटी, उसके बियॉन्ड जाके वो काम कर रहा है। तो धीरे धीरे जब उसको खुराक नहीं मिलती है, रिपेयर नहीं मिलता है, लेकिन काम उससे ज्यादा लिया जा रहा है, चाबुक मारा जा रहा है, चाबुक मारा जा रहा है, तो एक टाइम आता है जब वो कोलैप्स हो जाता है, जब वो बिल्कुल ही इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे शुगर के पेशेंट्स दवाइयों पे डिपेंड रहते हैं, लाइफस्टाइल और डाइट पैटर्न ये सब चीजों से मैनेज करने की कोशिश नहीं करते, शुगर को, इंसुलिन को रिपेयर करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली फिर उनको एक ऐसा टाइम आता है जब दवाइयों का डोज बढ़ता है, दवाइयों की पावर बढ़ती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो दवाइयां भी काम करना बंद कर देती है, शुगर लेवल बढ़ता जाता है और उनको डायरेक्टली इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और फिर उसका भी डोजेस बढ़ने लगता है। तो अगर आपको इन सब चीजों से बढ़ना है, इन सब चीजों से बचना है, तो आपका पेनक्रियाज मांगता है इमीडिएट रिपेयर। अगर आपको शुगर है बहुत टाइम से, तो पेनक्रियाज मांगता है इमीडिएट रिपेयर। जितना ज्यादा पुराना शुगर है उतना ज्यादा इंटेंस रिपेयर उसको चाहिए। अब वो रिपेयर कैसे होगा? रिपेयर डिपेंड करता है तीन चार फैक्टर्स। पेनक्रियाज का रिपेयर, जो ये बोलते हैं ना पेनक्रियाज रिपेयर नहीं हो सकता और इसीलिए डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता, तो वो क्यों नहीं रिपेयर होता, वो लोग भी गलत नहीं बोलते, क्यों नहीं रिपेयर होता वो समझिए। पेनक्रियाज का रिपेयर डिपेंड करता है चार फैक्टर्स। चार फैक्टर्स। सबसे पहले तो उस पर वर्कलोड घटाओ। आपके घर में कोई काम करने वाला है, आपकी फैक्ट्री में, आपके दुकान में काम करने वाला है, वो अगर बीमार हो जाए, आप उसको दवाई दे दो और छुट्टी ना दो, तो क्या वो ठीक होगा? उसको आराम भी तो चाहिए। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर काम का वर्कलोड कम करना है। कम करना है तो क्या उसका वर्कलोड क्या है? इंसुलिन बनाना। तो इंसुलिन उसको कम बनाना पड़े, यानी आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज का इंटेक है, वो जो एक्सेसिव ग्लूकोज है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसका कोई उपाय करना है। दूसरी चीज, पेनक्रियाज तक ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे, क्योंकि पेनक्रियाज को रिपेयर के लिए भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बीटा सेल तब पैदा होंगे जब पेनक्रियाज को रिपेयर के लिए ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन मिलेगा। ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ब्लड सर्कुलेशन केवल ट्रांसपोर्ट सर्विस है। ब्लड सर्कुलेशन केवल टड़क है। वो माल्ड होता है। क्या माल्ड होता है? जो खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलता है, ग्लूकोज, फिर इंसुलिन, फिर ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी, तो ये सारी चीजें ढोने का काम है ब्लड का, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो ब्लड तो आपने पहुंचा दिया, ब्लड कैसे पहुंचाएंगे पेनक्रियाज तक प्रॉपर? ये देखें कि उसके लंबर स्पाइन में कोई कंप्रेशन नहीं है। ये कंप्रेशन कैसे चेक करेंगे? तो एमआरआई करेंगे, या जो टीएंस की एक मशीन है एक्यूलाइफ, उससे चेकअप करेंगे। उसके बाद वहां पे थेरेपी देंगे ताकि नर्व का कंप्रेशन घटे, नर्व में एनर्जी का फ्लो प्रॉपर हो। वो जो एनर्जी का फ्लो है वही ब्लड के फ्लो को उसी अनुपात में बढ़ाएगा जितना ब्लड का फ्लो इंप्रूव होगा, तो पेनक्रियाज को प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलना शुरू होगा। लेकिन ब्लड फ्लो मिलने से क्या पेनक्रियाज रिपेयर हो जाएगा? नहीं। पेनक्रियाज में आपको बीटा सेल का पुनरुत्पादन करना है, बीटा सेल रीजनरेट करना। तो उस ब्लड फ्लो में आपको वो चीजें भी भेजनी पड़ेगी जिसमें बीटा सेल को पुनरुत्पादित करने की, पुनर्जीवित करने की, नया बीटा सेल तेजी से बनाने की क्षमता। तब उसके लिए क्या करें? अगर आप कहीं पे कोई परेशान है, भूखा है, कहीं पे सूखा आया, बाढ़ आया, आप वहां पे राहत के लिए ट्रक तो भेज दो, लेकिन उसमें राहत सामग्री ना भेजो।
या कंबल भेज दो, टेंट भेज दो, तिरपाल भेज दो, लेकिन खाने पीने की चीजें ना भेजो, तो नहीं होगा ना काम। तो वही ब्लड सर्कुलेशन पेनक्रियाज तक तो आपने पहुंचाना शुरू कर दिया, बीसीएम इस्तेमाल किया, एक्यूलाइफ इस्तेमाल किया, लेकिन बीटा सेल रीजनरेट हो सके उसके लिए जो चाहिए वो है जिम्निमा। जो टीएंस का जिम्निमा सप्लीमेंट है, उसके दो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे और जिम्निमिक एसिड। और ये केवल मैं नहीं कह रहा, ये केवल टीएंस नहीं कह रहा, आप आईसीएमआर के वेबसाइट पे और बहुत सारे ऐसे इंडिपेंडेंट जो ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं जहां पे जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे के ऊपर रिसर्च हुआ है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं कि हर रिसर्च में यह साबित हुआ है कि जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे पेनक्रियाज में बीटा सेल को रीजनरेट कर सकता है, बीटा सेल के रीजनरेशन के स्पीड को बढ़ा सकता है। ये हर रिसर्च में साबित हुआ। इसके अलावा जो जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे है कोई अनजान चीज नहीं है कि टीएंस ने कोई अनोखी चीज ढूंढ के निकाली है। ये एक प्लांट है, पौधा है, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड श्रीलंका में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता कोई। केवल इंडियन और श्रीलंकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये पाया जाता है, केरला, तमिलनाडु, श्रीलंका, ये सब के एरिया में। आप लोगों ने सुना होगा पंसारी की दुकान में मिलता है गुरमार बूटी के नाम से ये, और सदियों से भारत में इसको शुगर के इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको गुरमार बूटी बोलते हैं। अब टीएंस ने क्या किया, इसको इस्तेमाल तो किया जाता है लेकिन इसके बहुत सारे नॉन साइड इफेक्ट्स बताए जाते थे कि इससे लिवर पे असर होता है और वगैरह वगैरह। तो टीएंस ने क्या किया, प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी से, क्योंकि जब आप गुरमार बूटी पूरी इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे और जिम्निमिक एसिड का जो रेशियो होता है, वो रेशियो उतना कारगर नहीं होता बीटा सेल को रीजनरेट करने के लिए, बल्कि वो नुकसान और पहुंचा देता है लिवर को। उनका एक्सेसिव डोज, अगर आपने गुरमार बूटी पत्ती लेकर के एक्सेसिव खाना शुरू कर दिया, या कोई भी ऐसा, बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जिसमें जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे इस्तेमाल किया जाता है, गुरमार बूटी इस्तेमाल की जाती है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवा की कंपनियां हैं जो जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे गुरमार बूटी को इस्तेमाल करती है, लेकिन वो पूरा का पूरा पत्ता डाल देते हैं। लेकिन जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे पेनक्रियाज में बीटा सेल को इफेक्टिवली रीजनरेट कर सके, उसके लिए उसको एक्टिवेट होना जरूरी है। और जिम्निमिक एसिड का जो कंसंट्रेशन पत्ती में है उसको रिड्यूस करना जरूरी है, नहीं तो वही जिम्निमिक एसिड जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे के गुणों को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जब आप पूरी पत्ती डाल देते हैं तो ना तो आपने उसको एक्टिवेट किया, ना आपने उसके रेशियो को एडजस्ट किया। लेकिन जब आप प्लांट एंजाइम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जैसे कि टीएंस करता है, तो सबसे पहले उस पत्ती में से जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे और जिम्निमिक एसिड अलग किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके रेशियो को एडजस्ट किया जाता है, और जिस रेशियो में चाहिए एक्टिवेटेड जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे और जिम्निमिक एसिड का रेशियो घटाने के बाद फिर उसको टैबलेट के फॉर्म में आपको दिया जाता है, जिसके अंदर और भी कुछ इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। तो कौन बहादुर है जो मुझे जिम्निमा के इंग्रेडिएंट्स बताएगा, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स? आई एम श्योर किसी को याद नहीं होगा। है कोई जवान, बूढ़ा, बच्चा? पढ़ाए जाओ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लालच से उसमें फंसना नहीं। आप लोग भी जैसे सत्संग चल रहा है वैसे जय माता दी बोलते रहो बस सत्संग में बैठ के। हाँ, एक भक्त ने उठाया। हाँ जी, दिनेश जी बताइए। सर इसमें क्रोमियम पिकोलिनेट है सर, एक्टिव इंग्रेडिएंट। बिल्कुल बिल्कुल, क्रोमियम पिकोलिनेट। वो क्रोमियम पिकोलिनेट वो चीज है जो जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे को एक्टिवेट करती है। और जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे का क्या काम है, अगर वो एक्टिवेट नहीं होगा तो
वो बीटा सेल रीजनरेट नहीं कर पाएगा। अब क्रोमियम पिकोलिनेट भी कितनी रेशियो में होना चाहिए वो भी फिक्स्ड है। उसके अलावा जो जिम्निमिक एसिड है उसका काम है सुगर को डिस्ट्रॉय कर, दैट इज कॉल्ड सुगर डिस्ट्रॉयर, सुगर विध्वंसक। इसीलिए जब जिम्निमा का हम लोग डेमो करते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा कि किसी को पहले चीनी खिला देते हैं, उसको चीनी नॉर्मल मीठी लगती है, फिर उसको जिम्निमा टैबलेट का एक छोटा सा टुकड़ा खिलाते हैं मुंह में, वो उसको मुंह में घुल जाता है जिम्निमा, उसके बाद दोबारा उसको चीनी खिलाते हैं तो उसको बहुत ही फीकी लगती है चीनी। जबकि उसको हम शुगर फ्री नेचुरा वाले टैबलेट्स खिला दो या गुड़ खिला, ये दूसरी चीजें जिसमें ग्लूकोज नहीं होता, लाइक नमक खिला दो या तीखी चीज कोई खिला दो, तो उसको प्रॉपर टेस्ट आता है। कोई भी जैसे स्टीविया लीव्स खिला वाला मिठास खिला दो तो वो प्रॉपर उसको मिठास आएगी, लेकिन जिसमें ग्लूकोज वाली मिठास है वो नहीं आती। वो इसीलिए क्योंकि जो उस टैबलेट में जिम्निमिक एसिड है वो शुगर के संरचना को, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको तोड़ देता है। इसीलिए उसको जिम्निमा को सुगर डिस्ट्रॉयर या सुगर विध्वंसक या गुड़ मतलब सुगर मिठास उसको मारने वाला कहते हैं। तो इसकी दोनों कैपेबिलिटी को टीएंस ने बहुत ही अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया है, तो आप जिम्निमा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? जैसा कि मैंने बोला, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, खाने में डाइट में फाइबर को बढ़ाना, नहीं तो आप हाई फाइबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जिम्निमा टैबलेट ले तो रहे हो, लेकिन जिम्निमा टैबलेट पेनक्रियाज तक पहुंचने के लिए आप टैबलेट ले रहे हो पेनक्रियाज में, तो आप इंजेक्शन तो डाल नहीं रहे हो जिम्निमिक एसिड और जिम्निमा सिल्वेस्ट्रे का। एक्टिवेट वो कहां पे होगा? एक्टिवेटेड तो नहीं डाल सकते। क्रोमियम पिकोलिनेट उसको एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट कहां होगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होगा तो ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा, और ब्लड स्ट्रीम में मिलेगा तो पेनक्रियाज तक पहुंचेगा, तो पेनक्रियाज में बीटा सेल बनेगी। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए। इंटेस्टाइन को भी ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो टेबलेट खाने का कोई फायदा नहीं। तो बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग जिम्निमा एंड यू गेट इट्स ऑप्टिमम रिजल्ट, आपको पूरा फायदा मिले, इसके लिए जरूरी है कि आपके इंटेस्टाइन में जो बहादुर योद्धा है गुड बैक्टीरिया, वो एकदम हेल्दी कंडीशन में हो। और आपने सरेला जंक फूड खा खा के, एसिडिक खाना खा खा करके तो उनकी बैंड बजाई होती है, ऐसी तैसी कर रखी होती है। तो सबसे पहले आपको उनको भी मजबूत करना पड़ेगा। सो शुरुआत के 2-3 महीनों में अगर आप फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड एफओएस पाउडर लेते हैं, तो एफओएस पाउडर हमारा कुछ नहीं करता, वो हमारे लिए है ही नहीं। ह्यूमन बॉडी को उससे कोई लेना देना नहीं। फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड जो आपके गट में गुड बैक्टीरिया है उसका खाना है। तो जब आप फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड लेते हैं तो आपके गट में जो गुड बैक्टीरिया है वो मजबूत हो जाता है। वो जब मजबूत हो जाता है तो फिर आपके इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाता है, और फिर जिम्निमा इफेक्टिवली काम करता है। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब अगर लिवर में फैट है, फैटी लिवर भी है शुगर के साथ साथ, तो लिवर में फैट कम करना है। तो लिवर में फैट कम करना है, उसके लिए जरूरी है कि आप ओमेगा 3 फैटी एसिड लें और लिवर को रिपेयर करें। तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है? तो उसके लिए आपके पास टीएंस में ओमेगा 3 है, और उसको ऐसे ही दुनिया के बेहतरीन ओमेगा 3 नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ साथ जो सैल्मन फिश से लिया गया है, उसके साथ साथ 32 और इंग्रेडिएंट जो इसको वर्ल्ड का बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट ओमेगा 3 सप्लीमेंट बनाते हैं। और साथ में आप चिटोशन लीजिए, जिसको लाइफ का 6th एलिमेंट बोलते हैं, और लिवर के किसी भी तरह के डिसऑर्डर, आपका फैटी लिवर हो, लिवर सिरोसिस हो, या लिवर डैमेज होने लगा हो, लिवर का फंक्शनैलिटी बिगड़ गया हो, तो वो हर केस में लिवर को रिपेयर करेगा। तो आपका लिवर रिपेयर हो गया, यानी ग्लाइकोजन डिपॉजिट और जो डाइजेस्टिव फंक्शन है वो सही हो गया।
आपने फाइबर लेना शुरू कर दिया, उसकी वजह से डाइजेशन प्रॉपर हुआ और एक्सक्रीशन भी प्रॉपर हो गया। आपने एफओएस पाउडर ले लिया जिसकी वजह से, ये सब तब करना है जब शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ हो और आपका शुगर बहुत पुराना हो, पेनक्रियाज के बहुत ज्यादा इंटेंस रिपेयर की जरूरत हो। तो आप फाइबर ले लेंगे तो शुगर का एब्जॉर्प्शन बॉडी में घटेगा। डाइट में कंट्रोल कर लिया, फाइबर ले लिया, शुगर का एब्जॉर्प्शन बॉडी में घटा, जो अटक रहा है वो कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ फाइबर की वजह से, वो निकल भी गया। पानी का इंटेक भी बढ़ा दिया, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी, और साथ में जिम्निमा ले लिया, लिवर को भी रिपेयर कर दिया, लिवर से फैट भी कम करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीजें होंगी तो धीरे धीरे आपका शुगर लेवल नियंत्रित होने लगेगा। बट हैंग ऑन, ऐसे पेशेंट या तो ऑलरेडी एलोपैथी मेडिसिन के सपोर्ट पे होंगे या फिर इंसुलिन ले रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सारा ट्रीटमेंट शुरू किया, उसका शुगर लेवल मान लीजिए 300 350 रहता है, दवा खाने के बाद 200 सवा 200 रहता है, और आपने शुरू किया और एलोपैथी बंद कर दी। नहीं, ये एक प्रोसेस है। एक ही दिन में सारे गुड बैक्टीरिया जवान नहीं हो जाएंगे, एक ही दिन में पूरा लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं हो जाएगा, एक ही दिन में लिवर से फैट नहीं निकल जाएगा, एक ही दिन में आपका पेनक्रियाज में बीटा सेल जितने होने चाहिए उतने नहीं बन जाएंगे। यहां पे आप शुगर लेवल के ऊपर डायरेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, जिन वजहों से शुगर लेवल बढ़ रहा था और नियंत्रित नहीं हो पा रहा था उसको रिपेयर कर रहे हैं, एंड रिपेयर टेक्स टाइम। तो आपको इनिशियली तुरंत जिस भी मेडिकेशन के सपोर्ट पे है वो बंद नहीं करना है। आपको रेगुलर फॉलोअप लेते रहना है, शुगर चेक करते रहना है, और जैसे जैसे शुगर लेवल्स कम होने लगे वैसे वैसे ग्रेजुअली इंसुलिन के डोजेस घटाने हैं, टैबलेट्स के डोजेस घटाने हैं, और धीरे धीरे उसको बंद करना है। बॉडी की डिपेंडेंसी के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे तो एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया टाइप 2 डायबिटीज वालों की बात। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या करें। टाइप 1 डायबिटीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मोस्टली क्या होता है, या तो पेनक्रियाज डेवलप नहीं हुआ है या फिर फंक्शनल नहीं है। तो ये पता कैसे चलेगा, तो ये टेस्ट से पता चलता है। जो अपर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड होता है, उस अल्ट्रासाउंड में आपको पेनक्रियाज दिखता है, पेनक्रियाज की हेल्थ दिखती है, उसके असेसमेंट में जो रेडियोलॉजिस्ट है वो रिपोर्टिंग करता है उसमें दिखती है। इसके अलावा आप अगर और बेहतर उसकी रीडिंग चाहते हैं तो आप एक पेशेंट को इनहेंस्ड कंट्रास्ट वाला सीईसीटी करवाने के लिए बोल सकते हैं एब्डोमेन का, जिससे पेनक्रियाज की हेल्थ पता चलेगी। अब जब आपको पेनक्रियाज की हेल्थ पता चल गई तो क्या करना है आपको, पेनक्रियाज की हेल्थ पता चल गई तो आपको यह अंदाजा हो जाता है कि पेनक्रियाज डेवलप नहीं है या पेनक्रियाज में कोई कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी इंसुलिन नहीं बन रहा है, इसका मतलब फंक्शनल नहीं। आपको दो चीजों का अंदाजा हो जाएगा। अब उस अंदाजे के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। अब मान लीजिए आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसकी उम्र मान लीजिए 8 साल है और उसको इंसुलिन लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको टाइप 1 डायबिटीज है, इंसुलिन नहीं बनता है बॉडी में। तो आप उसकी रिपोर्ट्स देखिए और देखिए कि अगर पेनक्रियाज डेवलप्ड ही नहीं है तो आप उनको बोलिए कि हम कोशिश कर सकते हैं, देयर आर चांसेस कि हम उसको डेवलप कर पाए कम उम्र में। अंडर डेवलप्ड ऑर्गन, अगर बिल्कुल पेनक्रियाज प्रेजेंट ही नहीं है तो नया ऑर्गन तो आप, हम या आप या टीसीएम या टीएस भगवान नहीं है, खुदा नहीं। जो बनाना ऊपर वाले का काम है, जो बनता माँ के पेट में है उसको आप बाहर नहीं बना सकते। लेकिन ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलप्ड है। तो छोटे बच्चे का बॉडी अभी डेवलपिंग फेज में है, 17 18 19 साल की उम्र तक। तो वहां पे अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए और ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी फ्लो को प्रॉपरली चैनलाइज किया जाए उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे, बीट पेनक्रियाज और एनी अदर ऑर्गन जिसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिस तरह से हम सीपी चाइल्ड का ट्रीटमेंट करते हैं जिनका सेरेब्रल सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है,
तो वैसे ही अगर पेनक्रियाज के ऊपर एक्यूलाइफ की मदद से, आपको पता है जो हमारा एक्यूलाइफ है वो क्या करता है, बॉडी का जो नेचुरल रिपेयर सिस्टम है, हीलिंग सिस्टम है, यानी जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज करता है। वो फॉल्स सिग्नल्स क्रिएट करके ब्रेन को बताता है कि इस ऑर्गन को रिपेयर करो, वो इस इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, तो ब्रेन अपने रिपेयर करने की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है और वो ऑर्गन रिपेयर हो जाता है। किसी भी ऑर्गन को फर्दर डेवलप करने के लिए ये कोशिश की जा सकती है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाए। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को ज्यादा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाएगा तो वो डेवलप होना शुरू हो सकता है। बट देयर इज नो गारंटी। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग एन ऑल्टरनेट, जहां पे रेगुलर मेडिकल स्ट्रीम में आपके लिए रास्ता बंद हो गया। एलोपैथी ने बोल दिया कि भैया अब कुछ नहीं हो सकता, इंसुलिन लेना पड़ेगा, यानी रास्ता बंद। तो वहां पे आप एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते। दैट इज ऑल इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन। अगर पेनक्रियाज पूरी तरह से डेवलप्ड है, नो एबनॉर्मलिटी सीन, लेकिन इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो देयर माइट बी ए रीजन कि पेनक्रियाज में एनर्जी का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा हो। उस केस में उसके स्पाइन को, सेरेब्रल सिस्टम को, ब्रेन आर्टरीज को और पेनक्रियाज के पॉइंट्स को एक्यूलाइफ से प्रॉपर्ली चेक करें और थेरेपी देना शुरू करें। एंडोक्राइन सिस्टम, क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है और पेनक्रियाज भी एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है या नहीं है? सविता जी डाउट में लग रहे हैं। तो जब आप इन सब चीजों को चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि वहां पे आपको सेंसेशन महसूस होता है, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ऐसे हाथ भी घुमा सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, तो सीआईडी वाले की तरह। तो आप इन सब चीजों को चेक करेंगे, उसका डाइजेशन चेक करेंगे और देंगे क्या। एक्यूलाइफ की थेरेपी तो मस्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन चेक कीजिए, थोरेसिक स्पाइन चेक कीजिए, देन ब्रेन आर्टरी चेक कीजिए, और ये उसके शरीर में ब्लड का लेवल्स चेक कीजिए, और पेनक्रियाज को चेक कीजिए। अब पेनक्रियाज को बैलेंस करने के लिए गॉल ब्लैडर का बड़ा रोल होता है। ये दोनों का जो एंजाइम्स का सिक्रीशन है ना, ये दोनों आप यूं समझ सकते हैं कि देवरानी जेठानी टाइप है। एक घर में ना, तो किचन में दोनों साथ घुसेगी साथ निकलेगी, अकेली कोई काम करने नहीं जाएगी कि मतलब मेरे ऊपर ही ना सारा वर्कलोड आ जाए। अकेली किसी को देख लिया काम करते तो दूसरी वाली और ठंड मार के सो जाएगी कि मेरे तो माथा दर्द हो रहा है। ऐसा सभी घरों में नहीं होता, लेकिन इनका कुछ ऐसा ही रिलेशन। तो उसको भी चेक करेंगे, और जहां जहां भी आपको सेंसेशन आता है यू विल स्टार्ट थेरेपी विथ स्पेशल फोकस टू thoracic स्पाइन, ब्रेन आर्टरीज, एंडोक्राइन सिस्टम एंड दिस पेनक्रियाज। अब पेनक्रियाज में आपको बीटा सेल रीजनरेट करना है, तो आप जिम्निमा तो देंगे ही, लेकिन जिम्निमा के साथ साथ आप क्या देंगे? और न्यूट्रिशन चाहिए, एक डेवलपमेंट। आपको यहां पे केवल बीटा सेल रीजनरेट नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा पेनक्रियाज को डेवलप करना है, रीएक्टिवेट करना है। तो यू नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन किस चीज से आएगा? तो दुनिया का बेस्ट न्यूट्रिशन जो माना जाता है वो है स्पाइरुलिना। उसको फ्यूचर फूड कहा गया है। सेकेंड बेस्ट सोर्स ऑफ कंप्लीट न्यूट्रिशन टू ह्यूमन बॉडी, तो आप स्पाइरुलिना देंगे। और टीएंस के स्पाइरुलिना की क्वालिटी कैसी है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। टीएंस हैज बीन प्राउड सप्लायर टू नासा। नासा जो अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए स्पाइरुलिना इस्तेमाल करता है, वो उसने टीएन से सप्लाई ली है। तो क्वालिटी को स्पाइरुलिना बहुत सारी कंपनीज बनाती है, आप किसी भी ब्रांड का यूज करें, बट जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा रिजल्ट। अब बहुत सारे एंजाइम्स बॉडी में प्रॉपरली बने, उसके लिए एक माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बॉडी के लिए। वो क्या है? जिंक। जी। तो आप साथ में जिंक भी देंगे उसको। अब
अगर उसका प्रॉपर नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हो सकता है उसके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो, हीमोग्लोबिन लेवल्स लो हो, तो इन दैट केस आपको Fe+ भी देना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए उम्र के हिसाब से आप किड्स प्रोटीन भी दे सकते हैं। तो दैट विल बी द रेजीम ऑफ रिपेयरिंग, और इसमें इट टेक्स अराउंड 6 to 9 months टू एक्टिवेट पैनक्रियाज, और इतने ही टाइम में लगभग इंसुलिन के डोजेस ग्रेजुअली कम होते 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 बंद हो जाते। टाइप 1 डायबिटीज के 50% केसेस को आप सक्सेसफुली रिवर्स कर पाएंगे। बाकी बचे हुए 50% में से 30-40% में आप इंसुलिन बंद करवा पाएंगे। ठीक नहीं कर पाएंगे, रिवर्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी सफलता जरूर मिलेगी कि इंसुलिन पे डिपेंडेंसी या तो घट जाएगी या बंद हो जाएगी। तो वो भी एक बहुत बड़ी विजय है, क्योंकि इंसुलिन का रेगुलर डोज लंबे समय तक लेना शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है कई मायनों में। अब वापस से हम टाइप 2 डायबिटीज पे आते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में अगर हम इसको सम अप करें, तो टाइप 2 डायबिटीज के केसेस में अगर बंदा ओबीज है, मतलब वजन बहुत ज्यादा है, और शुगर नया नया शुरू हुआ है, अभी लेवल्स ज्यादा नहीं, तो केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बीसीएम और जिम्निमा, शुरुआती 1-2 महीने में एफओएस देना है तो देना है, अदरवाइज और कुछ नहीं चाहिए। केवल वेट लॉस का तरीका, उसको वेट लॉस करने के लिए बोलिए, चाहे वो टीएनस के सप्लीमेंट्स की मदद से करे, बीसीएम की मदद से करे, या अपना कोई तरीका अपनाए, वेट लॉस करे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे और केवल जिम्निमा ले, तो उसी से रिवर्स होगा। लेकिन अगर उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है तो वो भी ट्रीट करना होगा। बहुत पुराना केस है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो इंसुलिन को पेनक्रियाज को इंटेंस रिपेयर चाहिए। तो इंटेंस रिपेयर के लिए सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसको रेस्ट देना पड़ेगा, उसके ऊपर वर्डन घटाना पड़ेगा। और अगर बहुत जल्दी आप रिपेयर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फास्ट रिजल्ट्स आए, तो आपको जिंक भी ऐड करना चाहिए। फैटी लिवर है तो, या डाइजेस्टिव इश्यूज है तो चिटोशन और ओमेगा भी ऐड करना चाहिए। तो ये जो एडिशन होगा ट्रीटमेंट में, वो जो साथ में कोमोबिडिटीज होंगी, उस पे ध्यान रखते हुए, जब शुगर बहुत पुराना हो जाता है, तो अपने साथ वो बाराती भी लाता है, वो अकेला नहीं दूल्हा लाता। बहुत ही सबसे पहला बाराती उसका होता है, जो सहबाला होता है, वो है हाइपरटेंशन। ज्यादातर शुगर के पेशेंट्स को हाइपरटेंशन होता है। क्यों होता है? तो एक तो ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन, HbA1c बढ़ा रहने की वजह से जो ब्लड है वो थिक होने लगता है, धीरे धीरे हैवी होने लगता है, उसकी विस्कोसिटी बदलने लगती है, तो उसकी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होती है। जो गाढ़ा खून है उसको धक्का मारना हार्ट के लिए आसान नहीं होता, वो ज्यादा प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, उसको प्रेशर लगता है। एक चीज, दूसरी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डायबिटिक पेशेंट है, उनकी जो आर्टरीज है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी कम होने लगती है, आर्टरीज स्टिफ होने लगते हैं, हार्ड होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से कभी अगर प्रेशर बढ़ता है तो वो फैल करके उसको एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये रेटिना को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं डायबिटिक मेडिसिन और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहना, क्योंकि जो रेटिना में जो ब्लड सर्कुलेशन जाने वाले ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत ही पतले हैं, और ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन उसको चोक करना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से रेटिना को प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलता नहीं और रेटिना के सेल्स डैमेज होने लगते। उसके बाद डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, जब आपके खून में बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, या आपका लिवर अगर एक्सेस ग्लूकोज नहीं ग्लाइकोजन के फॉर्म पे स्टोर कर पा रहा है, तो आपके पेशाब में शुगर आना शुरू हो जाता है। क्यों?
क्योंकि ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर है उतनी छानने की कैपेसिटी नहीं है किडनी की। उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही छानेगा। तो जिसकी वजह से किडनी के ऊपर वर्कलोड बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, और किडनी भी हाय तौबा मचाते 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 मोस्टली डायबिटिक केसेस को डायलिसिस पे जाना पड़ता है। दैट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसके अलावा डायबिटिक न्यूरोपैथी है। घाव भरने में दिक्कत होने लगती है। कहीं कोई अगर घाव हो गया, जो खासतौर पर पैरों में, डायबिटिक फुट बोलते हैं उसको, कई बार इम्पुटेशन करना पड़ता है, पैरों को काटना भी पड़ता है। तो डायबिटिक पेशेंट अगर शुगर लेवल बहुत हाई है तो उसको खासतौर पे निचले पैरों वगैरह में चोट लगने से भी बचना होता है। तो इन सब चीजों, अगर बहुत पुराना हो गया है तो हो सकता है अभी लक्षण उभर के सामने ना आए हो सकता है अभी पेशाब में शुगर ना आ रहा हो सकता है अभी चश्मा ना लगा हो सकता है बीपी अभी बहुत ज्यादा अनकंट्रोल नहीं हुआ हो। बट एज ए प्रिवेंटिव मेजर आपको एजुकेट करना है उस पेशेंट को, और इन सब चीजों के लिए भी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। बाकी पेशेंट की चॉइस है, वो डायलिसिस पे जाने के बाद ट्रीटमेंट लेना चाहता है, जो कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, या डायलिसिस से बचना चाहता है, ये उसकी चॉइस है। वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के बाद ट्रीटमेंट लेना चाहता है या उससे बचना चाहता है। पैर सुन्न होने लगते हैं, उंगलियों में झुंझुनी होने लगती है, पैरों में या हाथों में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है, ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के लक्षण है। तो वो झुंझुनी तक ही सीमित रखना चाहता है, या पैर सुन्न होने की स्टेज तक जाना चाहता है, ये उसकी चॉइस। वो रेटिना को पहले से बचाना चाहता है, या एकदम काला वाला दिखने लगे, धब्बे दिखने लगे, उसके बाद रिपेयर स्टार्ट करना चाहता है, जो लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, ये उसकी चॉइस है। बताना आपका एज ए वेलनेस कोच, एज ए वेलनेस कंसल्टेंट, बताना आपका फर्ज है। उसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो ऑफर करना आपका फर्ज है। आप अपना फर्ज जरूर निभाइए। हो सकता है खर्चे की वजह से, समझ ना होने की वजह से, या भरोसा ना होने की वजह से वो ना करे, लेकिन जब उसको फ्यूचर में कभी होगा तब समझ में तो आएगा कि हाँ मेरे को बताया था। एटलीस्ट उसके घर वाले तो जागरूक हो जाएंगे, क्योंकि जिसको आप आज डायबिटीज का ट्रीटमेंट दे रहे हो, बहुत चांसेस हैं कि उसका कल बेटा उसका पेशेंट बनेगा, उसकी बेटी उसका पेशेंट बनेगी। तो अगर आपके इंस्ट्रक्शंस बाप ने नहीं माने, और ये बात उसकी पूरी फैमिली को बताई, जब भी आपके पास कोई शुगर का पेशेंट आता है तो उसकी फैमिली को एजुकेट कीजिए, क्योंकि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है। तो उनका लाइफस्टाइल अभी नहीं हुआ है, अच्छी बात है, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन उनका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, उनका खान पान कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ उनको एक्सप्लेन कीजिए। मानना ना मानना उनकी मर्जी, लेकिन अपने फादर को समझाया, बेटे ने सुना, फादर ने आपकी बात नहीं मानी, लेकिन उसको जब वही प्रॉब्लम्स आएगी तो बेटा आपकी बात माने, क्योंकि आपका पॉइंट प्रूव होता है। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था, मैं आप लोगों को समझा सकूं कि शुगर क्या होता है। शुगर वो सफेद कलर का दाना होता है जो हम चीनी कहते हैं और चाय में डाल के पीते हैं। शुगर कैसे होता है, तो गन्ने को पेड़ करके होता है। इट्स शुगर बिकॉज ग्लूकोज और से है, ये ग्लूकोज बढ़ने की बीमारी है, उसको शुगर की बीमारी बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। नाम उसका डायबिटीज है, हिंदी में उसको मधुमेह बोलते हैं। तो नाम से क्या होता है, वो एक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने कहा है ना कि नाम में क्या रखा है। हंस क्यों रहे हो आप लोग? जब मैं ऐसे बोल देता हूं तो कई लोग बोलते हैं कि ये न्यूटन ने नहीं कहा है, ये किसने कहा है? किसने कहा है नाम में, व्हाट इज देयर इन नेम? किसी एक्टर एक्टर ने कहा। ये विलियम शेक्सपियर ने कहा। नहीं सर, इसका जवाब भी यही है कि नाम में क्या रखा है। और तो उसका भी जवाब वही है, जब नाम में कुछ रखा ही नहीं है तो विलियम शेक्सपियर ने कहा हो या सुनीता जी ने कहा हो, क्या ही फर्क पड़ता है।
चलिए आज का सेशन यही खत्म करते हैं। और आप लोग जितने भी आपको डायबिटीज के लोग मिले, वो आपसे आपको बिजनेस देते हैं या नहीं देते हैं, आपके प्रोडक्ट्स लेते हैं या नहीं लेते हैं, आपका ट्रीटमेंट पे भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, ये आपको नहीं देखना है। बिकॉज डायबिटीज हमारे देश को बहुत बुरी तरह से, क्योंकि डायबिटीज की वजह से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी आते हैं, बहुत यंग एज में डायबिटीज हो रहा है, उसकी वजह से लोग माँ बाप नहीं बन पा रहे हैं। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा है। आप चले जाओ डायलिसिस सेंटर्स में, तो एक पेशेंट जब डायलिसिस करता है, हफ्ते में 3 बार उसका डायलिसिस होता है, तो केवल वो इंगेज नहीं होता है, उसके साथ एक और बंदा लगता है। पैसा खर्च होना अलग बात है, लेकिन सोचिए हमारे रिसोर्सेस कितने वेस्ट हो रहे हैं, हमारा मैन आवर कितना वेस्ट हो रहा है। एक बंदा जाता है डायलिसिस के लिए, उसके साथ उसका बेटा जाता है, 3-4 घंटे वो हफ्ते में 3 दिन के लिए फंसता है, तो कितनी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होती है। सो बेसिकली डायबिटीज इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी बैडली। तो डायबिटीज अवेयरनेस, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे खुशी है, और खासतौर पे जो फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब ऑन विमेन अवेयर, विमेन हाइजीन अवेयरनेस। सैनिटरी पैड को लेकर के, जो हमारा ऑर्गेनिक सैनिटरी पैड है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मुझे ये फीडबैक मिलता है पेशेंट से, क्योंकि बीमारियां होंगी, जब होंगी तब होंगी, ये एक एटीट्यूड है लोगों में। लेकिन खासतौर पे सैनिटरी पैड के बारे में जब ये फीडबैक मिलता है कि अरे अब तो हम भूल जाते हैं कि हमारा पीरियड चल रहा है, वो इतना कंफर्टेबल बना देता है उनको। तो यही एक बहुत बड़ी सफलता है। सो लेट्स टेक दैट प्लेस कि हम डायबिटीज अवेयरनेस भी ऐसे ही फैलाएंगे। आप इस तरह के सेशंस भी, जैसे आप सेशन करते हो एजुकेशनल, मतलब अवेयरनेस सेशन सैनिटरी पैड्स के ऊपर, आप डायबिटीज के ऊपर भी करो। कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, ये उसका धर्म है, आपका धर्म है लोगों को बताना। तो डू दिस। और ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा कल तक यूट्यूब पे। और आपको पता है मेरा वीडियो तो ऐसे ही रहता है, रॉ, कोई एडिटिंग फेडिटिंग कुछ नहीं, कोई थंबनेल नहीं, जैसे आ गया तो ये कल तक आ जाएगा। तो आप ऐसे ही लोगों को भेज दीजिए ताकि वो लोग भी एजुकेट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। मौका लगा तो कल मिलेंगे। और आगे बहुत सारी बीमारियां कितनी बची हुई हैं अभी, अभी बहुत सारी बची हुई हैं। इट विल टेक 1 or 2 more days उनको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, एंड देन विल कंप्लीट दिस ट्रेनिंग सेशन कंप्लीटली। 9th बैच खत्म हो जाएगा। पहले ये रिकॉर्डिंग बंद करो, किधर गया? हाँ।